अगला महत्वपूर्ण लेक्चर हमारा है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, एक इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बताया था। अब कांट के बारे में जो क्वेश्चंस पिछली बारों में आए हुए हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस पहले करूंगा। जैसे कि पूछा है कि कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक का क्वेश्चन आया हुआ है कि कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत क्या है, ये है। और दूसरा ये है कि सिविल सेवा में इसकी भूमिका क्या है, ये क्वेश्चन 2020 का आया हुआ है। और जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि कांट का नीति शास्त्र आकारवादी तथा कठोरवादी है, इस मत का आलोचनात्मक परीक्षण करिए तथा नैतिक जीवन में कांट के नैतिक सिद्धांत के महत्व का मूल्यांकन करिए। ये पूरा का पूरा कांट के बारे में डिटेल है, जितनी फिलॉसफी है कांट के बारे में। ये दो क्वेश्चन है और इसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन जैसे फिलॉसफी में पूछता है दूसरी जगह पर कि कांट की जो दूसरी विचारधारा उसके भी बारे में शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि जो कांट का जो दूसरी विचारधारा है कि सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश क्या है, ये भी पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। और कांट का जो ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, उसका गीता के निष्काम कर्म योग से क्या रिलेशन। तो ये पूरा का पूरा कांट से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि एथिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, कैसे चीज़ें ये है, इसका रिलेशन है चीज़ों के बारे में। इसको जो मैं जिस्ट आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब पूरी कांट की फ़िलॉसफी को मैंने पहले विदिन 5 मिनट्स में डिस्कस कर लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। कांट की 3 महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं। पहला है शुभ संकल्प। शुभ संकल्प का मतलब हो गया गुडविल, यह इसका पहली विचारधारा है। दूसरी इसकी विचारधारा है सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश। इसको कहा जाता है, सापेक्ष आदेश को हाइपोथेटिकल इम्परेटिव और निरपेक्ष आदेश को कैटेगोरियल इम्परेटिव को कहा जाता है। तो सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश। और तीसरा इसका जो सिद्धांत है वो है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक इन कर्तव्य के लिए कर्तव्य को भी समझने के लिए आपको शुभ संकल्प, गुडविल और सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश को भी समझना पड़ेगा। बिना दोनों के, यानी शुभ संकल्प और सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश के, आप कर्तव्य के लिए कर्तव्य नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यह जो कर्तव्य के लिए कर्तव्य का कांट की जो थ्योरी है, यह दोनों उपरोक्त थ्योरी को मिला करके ही बनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ों को लोग कांट की, अगर इन 3 चीज़ों को समझना है, लेकिन जो कांट की फ़िलॉसफी है, इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए लेकिन और भी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कांट कहता है कि इन चीज़ों में क्या होनी चाहिए, तो वो कहता है कि जो भी नैतिक निर्णय होना चाहिए, जो भी जजमेंट होगा, यानी जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया, उसको पढ़ने के लिए एक शर्त रखता है कांट। क्या कहता है कि जो भी नैतिक निर्णय होना चाहिए उसके लिए वह 4 बातों को लिखता है, 4 चीज़ों को। कहता है कि जो नैतिक निर्णय वह सार्वभौमिक होना चाहिए। इसको मिला करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, यानी यूनिवर्सल होना चाहिए। इसे कहा जाता है कांट फार्मूला ऑफ द यूनिवर्सल लॉ। दूसरा है कि उसमें स्वतंत्रता, कहते हैं, उसमें कहता है कि स्वतंत्रता का भाव होना चाहिए। स्वतंत्रता और स्वायत्तता दोनों की बात करता है। तो जो भी निर्णय है वो स्वतंत्र होना चाहिए, एज वेल एज स्वायत्त होना। स्वतंत्रता और स्वायत्तता के 2 एलिमेंट की वो बात करता है। इसके बाद वो साध्य की बात करता है। साध्य और साधन मैंने बताया, ये साध्य और साधन।
तो वह मानवता को केंद्र में रखता है। ह्यूमैनिटी यानी मानव को केंद्र में, वो कहता है कि मानव को साधन नहीं बल्कि मानव साध्य है। उसी तरीके से वह कहता है कि जो साध्य राज्यों को भी वो मानता है। कहता है कि जो साध्य में दो साध्य हैं, एक है साध्य राज्यों का और एक साध्य है मानवता का। तो चार सब से जुड़ा हुआ है, सार्वभौमिकता, स्वतंत्रता, स्वायत्तता और साध्य। साध्य मानवता का और साध्य क्या है, राज्यों का। तो जब भी आप इनको पढ़ेंगे तो इस नियमों को पालन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब साध्य मानवता का मतलब ये है कि मानवता का जो वैल्यू है वो सब सर्वोपरि है, उसको आप साधन नहीं बना सकते हैं। दूसरा है राज्य, जो है राज्य अपने आप में साध्य है, एक मीडियम है मानवता को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। तो साध्यों का राज्य का मतलब हो गया कानून बनाने वाले तथा कानून पालन करने वाले दोनों एक हैं। व्यक्ति को साध्य माना जाए, साधन नहीं। अब यहाँ राज्य का मतलब होता है कि जो कानून बनाता है जिसे आप राज्य, क्योंकि जो कानून कौन बनाता है, कानून बनाने के लिए जो लोग अपने सुखों के लिए या शुभ के लिए लोग कानून बनाते हैं और उसके लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। तो राज्य इतना ताकतवर नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति यानी व्यक्ति के ऊपर उठ जाए। यहाँ पर इन चीज़ों को बताया गया है, इसके महत्व को रेखांकित किया गया है। और मैंने अभी बताया कि इन चार एलिमेंट का होना जरूरी है। शुभ संकल्प, सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश के साथ में कर्तव्य और कर्तव्य को समझने के लिए इसके साथ में चार तत्वों का होना जरूरी है। पहला सार्वभौमिकता, दूसरा है स्वतंत्रता या स्वायत्तता, और तीसरा है 3 या 4 में होगा साध्य मानवता का, और चौथा होगा साध्य राज्यों का, ठीक है। और साध्य राज्यों का लोग नहीं समझ पाते हैं, तो साध्य राज्यों में होता है कानून बनाने वाले तथा कानून पर पालन करने वाले दोनों एक हैं। व्यक्ति को साध्य माना जाए, साधन नहीं। ये है चीज़ों को लेकर के। तो अगर हम ड्यूटी फॉर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको कर्तव्य कांट के कर्तव्य फॉर ड्यूटी से को अगर पढ़ना है तो उसके लिए आपको गुडविल यानी शुभ संकल्पों को समझना पड़ेगा और सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश को समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए आपको 4 एलिमेंट को समझना पड़ेगा। पहला सार्वभौमिकता, दूसरा स्वायत्तता या स्वतंत्रता, तीसरा साध्य का मतलब है कि मानव साधन नहीं बल्कि साध्य है, और चौथा है साध्य का मतलब साध्यों का राज्य। इसकी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये है इसको अगर 2 बार आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपके सारी एलिमेंट आपको समझ में आ जाएंगी, चीज़ें हैं क्या। और जब भी आप लिखेंगे तो ये 4 एलिमेंट को ज़रूर आप शामिल करेंगे, ध्यान रखिएगा। इससे पता चलेगा कि जो आपका अध्ययन है वो काफ़ी गहरा और अच्छा अध्ययन। अब हम शॉर्ट में पहले हम लोग शुभ संकल्पों की बात करेंगे। शुभ संकल्प क्या है, ठीक है। तो शुभ संकल्प के बारे में हम लोग देखते हैं कि शुभ संकल्प है क्या। तो कांट जो है, पहला इसकी जो टॉपिक है, इसके जो किताबें हैं उसमें पहले वो गुडविल की बात करता है, शुभ संकल्प की बात करता है, ठीक है ना। तो शुभ संकल्प समझने के लिए पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पहले संकल्प की हम बात करेंगे, क्योंकि शुभ और संकल्प 2 शब्दों को मिला के बना हुआ है। तो अब प्रश्न उठता है कि संकल्प क्या है। तो अब संकल्प, पहले कांट इसकी चर्चा करता है कि जो संकल्प है, संकल्प का स्रोत क्या है, व्हाट इज सोर्स ऑफ द रिजोल्यूशन, यानी संकल्प की वो बात करता है कि इसका संकल्प का स्रोत क्या है। वो कहता है संकल्प का स्रोत बुद्धि है, माइंड है आपका, ठीक है ना। फिर वो बताता है कि क्या, अब वो थोड़ा सा अंतर ये करने का प्रयास करता है कि जो संकल्प है
दूसरी चीज़ों से अलग क्यों है, ये डिफरेंट क्यों है। वो कहता है कि संकल्प बुद्धि जनित है, यानी इसका जन्म बुद्धि से होता है, और जो दूसरे मनोवैज्ञानिक आवेग हैं, जैसे संवेग हो गया, भावना हो गया, इच्छा हो गई, प्रवृत्ति हो गई, ये साइकोलॉजिकल इसको कहा जाता है कि इमोशंस, इससे ये अलग है। जो बुद्धि होती है वह इससे अलग होती है, हालांकि बुद्धि से प्रभावित हो सकती है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में, तो यह संकल्प को और दूसरे आवेगों से वह अंतर करता है। वो कहता है संकल्प संकल्प जो होता है वो क्षणिक नहीं होता है, संकल्प क्षणिक नहीं होता है, और यह इच्छा से भी अलग होता है, ठीक है ना। इच्छा जो है प्रभावित होती है आपके आवेगों से, ठीक है ना। तो कहता है कि संकल्प जो है यह जो है आपकी इच्छा नहीं है, उससे अलग है। अब फिर प्रश्न उठता है संकल्प क्या है। तो इसकी परिभाषा कांट बताता है कि जिसे करने के लिए आप सभी अपने साधन या प्रयास लगा देते हैं, ठीक है। संकल्प का मतलब हो गया एक सोच समझ करके निर्णय आप लेते हैं, जिसमें किसी भी भावना का कोई स्थान नहीं है, यानी कोई इमोशंस की कोई जगह नहीं है, और यह बुद्धि से चालित है संकल्प। और जब आप अपना संकल्प डिसाइड करते हैं या कर्म करने के लिए कोई डिसाइड करते हैं, तो जितने संभव साधन हैं और प्रयास हैं उसको लगा देते हैं। संकल्प की परिभाषा कांट यही देता है कि जिसे करने के लिए आप सभी संभव साधन और प्रयास लगा देते हैं, ये इसकी परिभाषा ये बताता है। अब हम संकल्प को जान गए। मैंने पहले बताया कि संकल्प क्या है, फिर संकल्प का दूसरे आवेगों से भिन्नता क्या है, उसका अलग क्या है। अब मैं बताऊंगा कि शुभ संकल्प क्या है। तो संकल्प मैंने बताया, फिर शुभ संकल्प क्या है। यहाँ शुभ शब्द, शुभ संकल्प को नैतिक संकल्प भी कहा जाता है। तो संकल्प शुभ संकल्प में कब बदल जाता है, इसका ही कहना है। तो ये कहता है, कांट ये कहता है कि जब आपका संकल्प विशुद्ध रूप से कर्तव्य चेतना पर आधारित हो जाए तो उसे नैतिक या शुभ संकल्प कहा जाता है। यानी संकल्प को जब कर्तव्य से आप जोड़ देते हैं, कर्तव्य से, ड्यूटी से जोड़ देते हैं, तब वह शुभ संकल्प या नैतिक संकल्प हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शुभ संकल्प और नैतिक संकल्प में अंतर नहीं है, दोनों वह एक ही बात करता है। वह कहता है कि जब संकल्प का संबंध जो है कर्तव्य चेतना से जुड़ जाता है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से किसकी बात करता है, तब यह शुभ संकल्प बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि शुभ संकल्प या नैतिक संकल्प का सीधा संबंध जो है कर्तव्य चेतना से, दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना। तो जो कर्तव्य चेतना पर जो संकल्प आधारित होगा वही शुभ होगा। कर्तव्य चेतना पर जो आधारित संकल्प होगा वही शुभ होगा, उसे नैतिक शुभ भी कहा जाएगा। और दूसरा है निरपेक्ष शुभ। क्या है ये? निरपेक्ष शुभ का शब्द का भी प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो जो शुभ संकल्प है वह एब्सोल्यूट हो, जो कि हर कीमत पर जो है उसको मान्यता प्रदान किया जाए, हर परिस्थितियों में, हर देश में, हर जगह पर, समय काल या जो भी चीज़ें होती जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं वह सभी एक जैसे नियम होता है कोई यूनिवर्सल। इसका जो निरपेक्ष, अगर इसका नेचर कर यूनिवर्सल हो जाता है, यूनिवर्सल यानी जो शुभ संकल्प अगर यह यूनिवर्सल हो जाता है तो यह निरपेक्ष शुभ बन जाता है, ठीक है। तो ये है। अब शुभ संकल्प की विशेषता क्या है, इसकी यह जो है कांट बताते हैं, तभी आप आगे समझ पाएंगे कि जो शुभ संकल्प होता है यह कह रहा है कि यह देश काल परिस्थिति तथा उससे पैदा होने वाले परिणामों पर आधारित नहीं है। ये बहुत बड़ी बात करता है
कांट का जो विचारधारा है, कहता है कि जो शुभ संकल्प की जो विचारधारा है, इसका संबंध मानव से है। यह किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं है, यह किसी टाइम से रिलेटेड नहीं है, और यह किसी देश से भी संबंधित नहीं है। तो इसका संबंध नहीं है, यह परिणामों पर भी आधारित नहीं है। तो जो मैंने बताया कि इसका जो शुभ संकल्प है, यह एक यूनिवर्सल है, ठीक है ना। यह अपने आप में ही शुभ है, यह सर्वत्र तथा सदा अपने आप में ही शुभ है, इसका ये करता है। फिर यह प्रश्न उठता है कि यह यूनिवर्सल या निरपेक्ष सत्य के यह जो है शुभ संकल्प की बात करता है। अब ये कहता है कि देश काल परिस्थिति से ऊपर है, यह यूनिवर्सल है, इसको टाइम से इसका लेना देना नहीं है। तो ऐसे लगता है कि यह एक ईश्वर के रूप में जैसे होता है ना, इस तरीके से मतलब एक इसको एक यूनिवर्सल फॉर्म में देने का प्रयास करता है। तो एक बड़ी बात बताता है कि संसार, यहीं से ये कहता है कि संसार में जितने भी शुभ हैं, संसार में जितने भी शुभ हैं, वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार में शुभ हो सकता है, ठीक है ना। तो वह कहता है कि वह जो शुभ है, वास्तव में जो यूनिवर्सल शुभ है, जो मतलब कि जो यूनिवर्सल शुभ है, वह उसी से ही वह प्रेरित है, या उसी से ही उसी का वह रूप है। विश्व या उसके बाहर शुभ संकल्प के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की कल्पना करना असंभव, यह इसका कहना है। और यह भी कहता है कि कांट शुभ संकल्प के अलावा किसी अन्य वस्तु को स्वतः साध्य शुभ या निरपेक्ष शुभ नहीं मानते हैं, यह भी इनका मानना है। कि अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने कहा कि शुभ तो एक ही है, उसको नैतिक शुभ उन्होंने कहा, उन्होंने शुभ संकल्प भी कहा, जो कर्तव्य से प्रेरित हो उसी को उन्होंने नैतिक शुभ कहा। लेकिन अब विश्व में लोग कहते हैं कि संसार में तो बहुत चीज़ें शुभ हैं, फिर उसको कैसे रिलेट करेंगे। तो जो इन्होंने शब्द शुभ संकल्प की को मैंने बताया कि उन्होंने उसको यूनिवर्सलाइज भी किया, कहा कि इसका देश काल परिस्थिति इसका कोई लेना देना है नहीं, तो इसको जो बहुत ऊंचा दर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन प्रश्न है कि पूरे संसार में बहुत सी वस्तुएं शुभ हैं, लोग विचार शुभ हैं, अच्छी बातें हैं, तो उसको लोग शुभ बोलते हैं। तो जो संसार की बातें हैं, जो कि एक सापेक्ष रूप में हैं, शुभ हैं, तो इनको ये अलग अलग नामों से कहते हैं। जिसे कहते हैं कि अन्य शुभ कहते हैं, आंशिक शुभ कहते हैं, सीमित शुभ कहते हैं। तो शुभ को दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला जो इनका कैटेगरी है वो निरपेक्ष शुभ है, जो कि अल्टीमेट है, और दूसरा जो संसार का शुभ है, जो कि सापेक्ष शुभ है, उसको यह अलग अलग नामों से कहते हैं। अन्य शुभ है, आंशिक शुभ है, सीमित शुभ है। तो अब जैसे कहते हैं कि जो आपका निरपेक्ष शुभ के अलावा जो अन्य शुभ है, उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। ये कहते हैं कि ज्ञान भी शुभ है, तर्क शक्ति भी शुभ है, प्रतिभा आपके अंदर है शुभ है, धैर्य है, साहस है, संयम है, धन है, यश है, ये सभी सीमित शुभ हैं, आंशिक शुभ हैं। इनको परिस्थिति जन्य शुभ भी कहा जाता है। और इनका आधार क्या है? जो सीमित शुभ है, इसका आधार है परिस्थिति, देश, काल और परिणाम, यह इस पर आधारित है। तो निरपेक्ष शुभ और सीमित शुभ या आंशिक शुभ दो क्लास में इन्होंने बताया है। अच्छा, इनको सीमित शुभ की चर्चा क्यों करते हैं, यह बात समझने की मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे इनका कहना है कि ज्ञान बिल्कुल अच्छी बात है, शुभ है, लेकिन दिक्कत क्या है ज्ञान के साथ में, कि ज्ञान से आप दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं और दूसरों का विनाश भी कर सकते हैं, दोनों बातें साथ में हैं, ठीक है। लेकिन इनका कहने का मतलब होता है, तो यह जो कल्याण भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति से आप भला भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। धैर्य और साहस से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को कर सकते हैं। किसी घर में चोरी भी डाल सकते हैं आप,
भला भी कर सकते हैं। धन है, धन के भी दो परिणाम हैं। धन से आप फ़ायदा भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। एटम बम भी बना सकते हैं और दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। इसीलिए जो इस प्रकार के आंशिक शुभ हैं उनको सेकंड कैटेगरी में डालते हैं। और इनका जो डिपेंडेंसी है वो कंडीशनल्ड है, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है, या देश काल और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इनको अंतिम शुभ नहीं माना जा सकता है, इनका यह कहना है। ठीक है, तो ये इनका एक विचारधारा है जिनको लेकर के अब ये कहते हैं कि सांसारिक जो शुभत्व इसका आधार क्या है। ठीक है ना, तो मैं पीछे बता चुका हूँ कि संसार के जितने भी शुभ हैं इनका ये मानना है, जिनको कि आंशिक शुभ कहा गया है, सीमित शुभ कहा गया है, परिस्थिति जन शुभ कहा गया है, इन सभी का आधार जो है वह निरपेक्ष शुभ ही है। उसी को वह आधार मानते हैं। ठीक है, तो ये इनका मतलब कहना है कि जो इनकी विचारधारा है यह शुभ संकल्प को लेकर के ये इनका ये कहना है कि इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो ये शुभ संकल्प के बारे में और दूसरी चीज़ों है, ये छोटा सा टॉपिक है शुभ संकल्प के बारे में जिसको मैं बाइंड अप कर रहा हूँ कि शुभ संकल्प क्या है। ठीक है ना, और शुभ क्या है, संकल्प क्या है और इसका कर्तव्य से इसका संबंध क्या है। ये बारीक अंतर को आपको समझना पड़ेगा और तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि संकल्प पैदा कैसे होता है। इसमें बुद्धि, यानी जो बुद्धि को बहुत ध्यान मतलब महत्व देता है। बुद्धि को यह एक अल्टीमेट लेवल पर उठा के लेके जाता है, जो है कांट। माइंड को जो है एक जो है ट्रांसडेंटल यानी एक अभौतिक लेवल पर भी उठा करके ले जाता है। ठीक है, तो यह शुभ संकल्प के बारे में, यह कांट के बारे में। अगला जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश क्या है।